चलो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, मिससेलेनियस से। क्या करेंगे? जितने भी आज होगा वो रेलवे पैटर्न का होगा और एसएससी पैटर्न। क्लियर? ये रेलवे पैटर्न, एसएससी पैटर्न का फिजिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन चलेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो जो चैप्टर्स कर चुके हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन, है ना? नहीं हुआ? हो गया मेरा नहीं हुआ। हाँ, मेरा नहीं हुआ। तुम्हारा नहीं हुआ तो जब ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा उसका भी ग्रेविटेशन, मोशन। मोशन से आज दो चीज लिखेंगे। मोशन होता क्या आप लोग बताते हैं कि व्हाट इज मोशन? रेस्ट। मोशन जानने के पहले रेस्ट आपको जानना होगा कि रेस्ट क्या है। तो कौन बताएगा कि रेस्ट क्या है? रेस्ट का डेफिनेशन क्या है? जो डेफिनेशन होता है वो हमने पूछे, जो एग्जाम में पढ़ के आना रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग एक्चुअली होता है रिफरेंस फ्रेम से, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। रिफरेंस फ्रेम को अगर जब भी देखेंगे फ्रेम को, तब जाके हमें पता चलेगा कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है द फादर ऑफ। ये एक्चुअली जो फिजिक्स करवाने वाले थे, पर हम करेंगे टोटल साइंस, क्योंकि साइंस पार्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूरा सेट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो, जिससे आप लोग कंफर्ट हो। हम बताएंगे उसको एक्सप्लेन करके। ठीक है, जैसे कोई बच्चे बंगाली हैं जिसको बंगाली में लिखने में कंफर्ट हो रहा है, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में। ठीक है, हमें आपको कंटेंट देना है। क्या देना है? कंटेंट, जिससे आप एग्जामिनेशन में कर पाओ। लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो द फादर्स ऑफ लाइफ साइंस। द फादर्स ऑफ बायोलॉजी लिख सकते हो, या द फादर ऑफ साइंस बोल सकते हो। दैट वाज एरिस्टोटल। ठीक है, देखिएगा ना, फादर्स ऑफ, यस आप लिखोगे एरिस्टोटल। सबसे पहले अगर लाइफ साइंस वर्ड जो यूज किया गया था वो लैमार्क किया गया था। लैमार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ड यूज किया। ठीक है, मोबाइल छोड़ दिया जाए, पढ़ लिया जाए, मोबाइल देखते रहना, बाद में सीधा देखना। ठीक है, हाँ आपको बता रहे हैं कि जैसे भी कोई लाइफ साइंस है उसको जो पिताजी हैं, जनक हैं, वो एरिस्टोटल है। हिंदी में, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। दूरी मापी जाती है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट्स होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या क्या होती है वो बताइए पहले, उसके बाद बताएंगे सबसे बड़ी यूनिट, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट आपके एग्जामिनेशन में पूछती है, जिसका नाम है पार्सेक। क्या नाम है? पार्सेक। ये है डिस्टेंस का यूनिट। कौन सा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कौन? तो एयू जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, उसका यूनिट होता है पार्सेक। ठीक है, जैसे हम लोग लाइट ईयर पढ़ते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट इज ट्रेवल अ डिस्टेंस इन अ 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर एक यूनिट है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब डिस्टेंस की यूनिट है। तो लाइट ईयर जो यूज है, एयू का मतलब क्या है? ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कहने का मतलब इस अर्थ का सरफेस नहीं मेजर कर रही है, ये ऊपर से प्लैनेट से डिस्टेंस। हाँ, एल वाई लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, जैसे आपका जो एग्जामिनेशन में लिखा रहता है कि एल वाई, ऐसे लिखा रहेगा लाइट ईयर, यूनिट ऑफ दिस वन। आपका डिस्टेंस लिखा रहेगा, आपका लेंथ लिखा रहेगा, सब कुछ लिखा रहेगा। आपको डिस्टेंस पे क्लिक मारना है। याद रखिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस और लेंथ सेम देता है। ठीक है, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, बट यूनिट के मामले में अलग होते हैं। क्लियर हुआ? लेंथ भी वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही होता है। मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो यहाँ से यहाँ लेंथ मान ली है, क्लियर? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी है। समझ में आई मेरी बात? न्यूमेरिकल्स जब बनाने बैठोगे तो लेंथ और डिस्टेंस अगर दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो डिस्टेंस का ही एक फॉर्म है। क्लियर हुआ? हाँ, लेंथ इज द अनदर फॉर्म ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर? मेरी बात समझ में? इसका यूनिट मीटर होता है। ठीक है, सीजीएस में जाओगे तो सेंटीमीटर होता है, फुट होता है। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फीट। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में चल जाएंगे, या ब्रह्मांड के बारे में चल जाएंगे, या इधर से बाहर जिसमें अर्थ सरफेस नहीं है, तो वो हम लोग एयू यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वहाँ लाइट ईयर यूज होता है। लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 × 10⁻15। क्या होता है? 9.46 × 10⁻15। 9.46 यस, × 10⁻15। हाँ, एक बार में सुन लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार में सुनने की कोशिश करो। नेक्स्ट लिखा हुआ सेकंड फिर क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कि अगर सबसे पहले, जैसे आज कौन सा डे है?
कौन सा डे है? नहीं, आज डॉक्टर डे है। कौन सा डे है? ट्यूसडे तो सबको पता है। आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को डॉक्टर डे है। तो आप लोग को जब करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ये भी जानना जरूरी है कि डॉक्टर डे कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और किसके नाम पे मनाते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा 1 जुलाई है, डॉक्टर डे है। और आज है विधान चंद्र रॉय, क्या नाम है? नाम सुने कभी भी? विधान, तो जब भी अभी हम दमदम स्टेशन के 1 स्टेशन पीछे जाओगे तो विधान नगर आता है, जिसका नाम उल्टा टांगा भी है, ठीक है? तो विधान चंद्र रॉय के नाम पे डॉक्टर डे मनाते हैं, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है? जैसे टीबी डे, हेपेटाइटिस डे, ब्लड डे सब होता है ना, वैसे है डॉक्टर डे। क्लियर हुआ? याद रखिए, सबसे पहले डॉक्टर यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि हम लोग चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं, बीमारी के ठीक करने के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन है कि इसके पिताजी कौन है, Who's the fathers of it? अगर हम अगर चिकित्सा के बारे में, मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी इलाज के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके पिताजी कौन है, ये याद रखना होगा। फादर्स ऑफ मेडिसिन, हाँ मेडिसिन, फादर आप लिखो हिपोक्रेटस। क्या लिखेंगे? हिपोक्रेटस। याद रहेगा क्या? केमिस्ट्री का तो बता ही दिए थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन से? लेवोजियर, ठीक है? फिजिक्स के फादर कौन थे? हाँ, ऐसे कुछ कुछ आपके सभी के फादर कुछ कुछ करके याद हो जाना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम बोले होम्योपैथी के ट्रीटमेंट का फादर कौन थे? आप बोल सकते हो हनीमैन। क्या बोल सकते हैं? हनीमैन। इसका जो इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर वो कोलकाता में ही है, ठीक है? कोलकाता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ रहा है E = mc²। सर इनके फादर कौन है? किनके बाबू? किसका? सर अभी जो मेडिसिन बोले होम्योपैथी का बोले, होम्योपैथी वाला हनीमैन, ठीक है? होम्योपैथी की हनीमैन है। और जो अगर तुम सही वाला बोले हिपोक्रेटस है, ठीक है? आप वर्ड आ रहा है E = mc²। ये पूछ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन ये किसने बताया? बिल्कुल आइंस्टाइन थ्योरी है। ये है क्या एक्चुअली? यहाँ पूछता है E = mc² प्रिंसिपल किसने डिनोट किया? आप बोल दोगे आइंस्टाइन थ्योरी। E क्या है, m क्या है और c क्या है? बताइए E क्या है? m का मतलब तो मास ऑफ द बॉडी समझ में आ गया। c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, याद है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट याद रखना जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? आप लिखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? और अगर हम पूछेंगे कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या बोले? वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्लियर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड, इन बताओ तो दोनों में सबसे स्पीड तेज किसका हो? लाइट का। इसका मतलब दोनों का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए। इसका 330 मीटर पर सेकंड है, इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब समझ में आया कि थंडरिंग जब होती है तो पहले लाइट दिखती है, उसके बाद आपको साउंड दिखती है। और ये लाइट और साउंड का डिस्टेंस है 5.5 से 6 आपका मिनट का टाइम लगता है, ठीक है? काउंट करोगे तो तुमको समझ में आएगा, बट ये एग्जैक्ट अभी नहीं है, क्योंकि ये याद रखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑलवेज स्पीड होती है, तेज चलती है साउंड से। अगर कहीं बिजली कड़केगी या थंडरिंग होगा या कभी भी शॉर्ट होती है तो पहले लाइट दिखती है, उसके बाद साउंड आता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट होता ही है, तो ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के बारे में किस ये कौन सी साइंस की पार्ट्स है जिसमें ये पढ़ा जाता है? क्लियर? क्या बोले? आप बोलो एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन डेवलपमेंट, बॉडी में ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है क्या? होता है ना। तो इसके बारे में कौन पढ़ा? साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस है, बात समझ में? जैसे कुछ ब्रांचेस है जो आपके आइज के बारे में पढ़ा जाता है, कुछ ब्रांचेस है आपके लीवर के बारे में पढ़ा जाता है, कुछ ब्रांचेस है जो आपके बच्चों के बारे में पढ़ा जाता है। तो वैसे ह्यूमन बॉडी जो ग्रोथ कर रही है, डेवलप कर रही है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? अगर आइज के बारे में बोला जाए तो कौन सा ब्रांचेस होगी? ऑप्टिक्स होगी, ठीक है? या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगी, ठीक है? उसके जो विशेषज्ञ होते हैं या बहुत जानकार होते हैं उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। यस, आप लिखो द प्लैनेट्स रूल, जो मोशंस ऑफ प्लैनेट्स जो होती है, द रूल्स मोशन ऑफ प्लैनेट्स होते हैं ना, मोशन ऑफ प्लैनेट होता है, प्लैनेट में मोशन होती है, इसको कौन बताया? या ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम, या इसको बोल सकते हो द मोशंस ऑफ द प्लैनेट कौन रहा है? आप बताओगे केपलर। क्या बताओगे? जॉन केपलर। लिखा रहेगा, याद रखिएगा, केपलर से एग्जामिनेशन में ऑलवेज पूछता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये प्लैनेट मोशंस के बारे में है, प्लैनेट मोशंस के बारे में, केपलर्स रूल्स ऑफ द प्लैनेटरी मोशंस। क्या बोले?
केप्लर्स रूल्स ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, ठीक है, प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं उसके आगे देखते हैं। एक वर्ड आता है इनर्शिया, क्या आता है? इनर्शिया के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये आप समझिएगा कि इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मोशन के चैप्टर में है। इनर्शिया है कहाँ और कहाँ से निकला, इसके बारे में डिटेल समझेंगे, ठीक है। एक्चुअली इनर्शिया का मीनिंग आता है क्या, कोई बताएगा क्या? अब स्टार्ट होती है टॉपिक से, एक टॉपिक हमें मिल गया, ये है इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? होती क्या? सबसे पहले इनर्शिया जानो, आइए इनर्शिया क्या होती है और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा टाइम है, तो आराम से आते तुम नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टाइम पे पॉइंट को बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, दिख रहा है ना? हाँ, दिख क्या कोई बात नहीं, वो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको या तो नेगलेक्ट करनी चाहिए, या तो हाँ या तो जैसे फिर इनर्शिया के बारे में सीखिए। इनर्शिया है क्या? इनर्शिया दो तरह की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? इसका मतलब रेस्ट और मोशन से इन दोनों का रिलेशन है, रेस्ट एंड मोशन से इन दोनों का रिलेशन है जरूर। तो इनर्शिया क्या है? रेस्ट और मोशन आ रहा है तो जरूर न्यूटन लॉ से कुछ ना कुछ इन लोगों से दोस्ती होगी। न्यूटन का 3 लॉ होती है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि द टर्म्स इनर्शिया कम्स फ्रॉम, फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि इनर्शिया का जो टर्म्स होता है न्यूटन के किस लॉ से निकला हुआ है, आपको बोलोगे फर्स्ट लॉ से निकला है। अब फिर क्वेश्चन पूछता है कि इनर्शिया ठीक है फर्स्ट लॉ से निकला है, लेकिन ये टर्म यूज कौन किया, ठीक है। तो यूज देखना है, ऐसा नाम होगा कि तुम शायद सौंप जाओ, गैलीलियो, क्या बोले? गैलीलियो इटली के एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम गैलीलियो गैलीली था। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। ये इटली के थे। एक्चुअली ये न्यूटन से मोशन से कुछ लेना देना था नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो थे वो दूरबीन जाते हो दूर से दिन देखने वाली, उसका इन्वेंट किए थे। उन्होंने देखा कि प्लैनेट मोशन कर रहा है, उससे इनका कॉन्सेप्ट आया कि इनर्शिया नाम की भी चीज हो सकती है। तब जाके न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखे कि यस इससे ही इनर्शिया आया, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कौन बताएगा? एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या, कौन बताएगा? सर सुने, जो क्लास 10 पास करके आया हो वही बता पाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लास 10 अगर पास किए होगे सही से ईमानदारी से तो बता दोगे कि न्यूटन Body is in a state of rest, it will remain in a state of rest अच्छा, until external force is applied. और मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहेगा। तो सिर्फ रेस्ट क्यों बोल रहे हो? रेस्ट और मोशन होगा Rest और ना, motion। या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। तो क्वेश्चन सीधी सीधी बात है, डेफिनेशन कभी एग्जामिनेशन में नहीं पूछती है, पर समझिए कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। लिखा है कोई भी बॉडी अपनी स्टेट बना के रखना चाहती है, अ बॉडी वांट टू बी परसिस्ट ऑन इट्स स्टेट आइदर रेस्ट और मोशन। वो अपनी स्थिति अपनी परसिस्टेंस बना के रखती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट जैसे रहनी चाहती है, मोशन में है तो मोशन जैसे रहनी चाहिए। वो कब तक ये बना के रखेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई बाहरी चीज को जबरदस्ती का उसके पोजीशन को चेंज ना कर दे। अगर रेस्ट है तो उसको मोशन में ला दे, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट ला दे, या तो ला दे या तो लाने का ट्राई करे। एग्जैक्ट ला नहीं सकती, ये हम नहीं बोल सकते कि ला ही देगी। तो कहने का मतलब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि एवरीबॉडी वांट टू परसिस्ट ऑन स्टेट आइदर रेस्ट और मोशन until the external force applied on that to change that position। समझ में आई मेरी बात है? तो ये या तो अगर रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। ये कब तक अपनी पोजीशन बना के रखेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम ना करे, एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करे। क्लियर? इन दोनों के बीच में जो एक्सटर्नल फैक्टर क्या कर रहा है, देखिए एक्सटर्नल फैक्टर अचानक से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो अपना स्मूथ काम कर रही थी, रेस्ट में है, रेस्ट जैसी है, बट एक्सटर्नल फैक्टर ये है ये डिस्टर्बेंस का काम किए। डिस्टर्बेंस का काम कर रही है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं तो इसको क्या मतलब है? मोशन है तो रहने दो, अप्लाई ब्रेक करके उसको रेस्ट में डाल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। यही डिस्टर्बेंस आपका इनर्शिया स्टार्ट हो गया। ये डिस्टर्बेंस वर्ड है, एक्सटर्नल फैक्टर है, इसी से इनर्शिया का कांसेप्ट स्टार्ट हुआ। जैसे मान लो कि कोई भी एक समझ लो ये एक मेज है, ठीक है, और ये बहुत सुंदर प्याली है, मुझे बनाने नहीं आ रहा फिर भी देख लो, प्याली है और इसके अंदर चाय है, ठीक है। चाय रेस्ट कंडीशन में है, कहने का मतलब शांत चाय, ठीक है। अचानक से तुम क्या की इसको इस साइड पुश कर दे जोर से, आप बताओ कि इसके अंदर का चाय कहाँ जाएगा? पीछे। जाहिर से बात है इस साइड गिरने का चांस रहेगा। इसका मतलब आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा?
क्लियर? इनर्शिया का मतलब यही होता है अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करना। क्लियर हुआ? मोशन आ रही है, मोशन कर रहा है कोई बॉडी, हमने फोर्स लगाया उसे उसके चेंज मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया क्योंकि मोशन उसको अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। यही से कॉन्सेप्ट आती है इनर्शिया की। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि हम लोग डिस्टर्बेंस पैदा किए, इसके कॉन्टिन्यूसली को ब्रेक करना स्टार्ट किए। सेम कहानी उल्टा ही है। मान लो कि एक कार है, चलो इसी को रख लो ना, ये कप है और ये मोशन कर रही है। कहने का मतलब ये इसमें कोई व्हील्स है, इसके ऊपर कप रखी गई है, ये चला रहे हैं, या तुम समझ लो कप को ऐसे मूव कर रहे हो, अचानक से इसको रोक दिए, अचानक से इसको जैसे मोशन को अचानक से रोक दिए, क्या होगा उसकी चाहे कंडीशन? जाहिर सी बात है ऐसे की तरफ फ्लो कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? या ये भी हो सकता है ऐसे रखे हो, अचानक से ऐसे खींच दिए तो पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे चल अचानक रोक दिए आगे की तरफ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोले? इसका मतलब उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब इसका हम लोग डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इनर्शिया यहीं से जनरेट होती है। क्लियर? इनर्शिया का कांसेप्ट किसने दिया था? गैलीलियो। कहां से आया था? न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या क्या निकलता है? फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर का नाम आता है जो फोर्स को छोड़कर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से अगर फोर्स पूछा जाएगा कि फोर्स का कांसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ, आप लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ। मेरी बात समझ में आया? पूछा जाएगा इनर्शिया का कांसेप्ट कहां स्टार्ट हुआ, आप लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ। किसने बताया? गैलीलियो बताया। मेरी बात समझ में आया? फोर्स सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में ही आया था, उसके बाद जब सेकंड लॉ हुआ तो समझ में आया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगा रहा है, ये न्यूटन सेकंड से आया। और थर्ड तो तुमको पता ही है, फ्रिक्शन एंड अपोजिट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो सेकंड जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ोगे तो इसमें लिखा रहेगा पापा इक्वल्स टू मम्मी, p इक्वल्स टू ma, पापा माँ, ये दोनों सेम होते हैं, इसी लिखा है p इक्वल्स टू ma। p का मतलब पावर भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, इसको बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? इसका कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ लिखा हुआ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब कोई एक बॉडी होगा जरूर जिसमें रेस्ट होगी या मोशन होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी कैसे? जरूर हम फोर्स लगाएंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही बोलता है कि फोर्स का कॉन्सेप्ट तो मुझे मालूम चल गया कि कोई फोर्स नाम की चीज है न्यूटन फर्स्ट लॉ से, बट फोर्स है क्या? कम फोर्स, ज्यादा फोर्स, एक्सटर्नली फोर्स, ह्यूज फोर्स, इम्पल्स, ये सब वर्ड क्या, कितना फोर्स, ये लगाता है न्यूटन सेकंड लॉ कि जितना हम फोर्स तेजी में लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा डेवलप होगा उस बॉडी में। तो बॉडी में मास होगा m, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं a। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखें, F इक्वल्स टू ma या P इक्वल्स टू ma, कुछ भी याद रखते हैं हम लोग। याद रखते हैं कि मम्मी पापा में कोई डिफरेंस हम लोग समझते नहीं है, इसलिए F इक्वल्स टू ma याद रखिएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें एक वर्ड आया, क्या आया? फोर्स तो सही है, एक्सेलरेशन वर्ड है। एक्सेलरेशन क्या होता है ये ध्यान देना है, एक्सेलरेशन होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये पढ़ते हैं ना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही है। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज का मतलब v2 - v1 लिख सकते हैं या v - u लिख सकते हैं। v2 होता है फाइनल वेलोसिटी, v2 क्या होता है, और v1 होता है इनिशियल वेलोसिटी। इसको u से भी लिख सकते हो, v से भी लिख सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी u ऑलवेज जीरो होगी, इसका गारंटी नहीं है कि ऑलवेज जीरो होगी। कांस्टेंट स्पीड को भी हम लोग इनिशियल ले सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है पीक वेलोसिटी, जो सबसे तेज हो, उससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं v। जब भी आपको चेंज इन वेलोसिटी बोला जाएगा कि राइट डाउन द चेंज इन, आप क्या बोलोगे? v - u, जो पीक कंडीशन थी और जो स्टार्टिंग कंडीशन थी उसको माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लग रहा है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? एक्सेलरेशन तेज कब करेंगे, इसका मतलब हमें फोर्स ज्यादा जनरेट करने पड़ेगी। जब भी ज्यादा फोर्स जनरेट करेंगे एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। एक्सेलरेशन किस में होगा? किसी न किसी बॉडी में होगा। इसका मतलब ये पार्ट सही है, इसका मतलब फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा डेवलप होगा, फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कम डेवलप होगा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन एक्सेलरेशन डेवलप करने के लिए वन नेसेसरी कंडीशन है, फोर्स को अप्लाई करना। क्लियर हुआ क्या? इसी से आपको घुमा के क्वेश्चन देगा एग्जामिनेशन में। सब समझ में आई? इनर्शिया ऑफ, अच्छा सुनो, मान लो कि एक बस पे तुम लोग खड़े हो और बस चल रही है, ठीक है, और अचानक से बस का ड्राइवर ब्रेक मार दिया, बताइए तुम आप में क्या होगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगी या इनर्शिया ऑफ मोशन होगी? कैसे? इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन होता क्या है वही बता दीजिए। आप तो बस में खड़े थे, आप तो मोशन कर नहीं रहे थे, और ब्रेक मार दिया तो आप क्या थे?
वो आपको मोशन में ला दिया। समझिए, हमारी बातें सिर्फ समझिएगा, ठीक है। हम आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा सामने, ठीक है। तो गुमराह करने की कोशिश करेंगे, सोचिएगा कि गुमराह जल्दी ना हो। फिर से सोचिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर यूज करके मोशन में ला दिए। क्या बोले? कोई बॉडी रेस्ट में है, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे मोशन में ला दिया, इसका मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ। सेम कहानी उल्टा देख लो, हमने बोला कि एक बस में खड़े हैं, बस चल रही है। क्या बोला? बस चल रही है, बस में हम खड़े हैं, तो हमारी पोजीशन रेस्ट है कि मोशन है? कैसे? क्योंकि हम बस में बैठे हुए। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी एग्जांपल छोटी है, ये वाली समझ में आएगी, ध्यान से देखिएगा। ये कब थी? इसका मतलब तुम लोग, ये बस है, इसका मतलब मोशन, ये मोशन कर रही थी, तो क्या हम मोशन नहीं कर रहे हैं? बस यही चीज समझना था। आप रेफरेंस फ्रेम को आपने सोचा कि मैं बस में खड़ा हूं, तो इसका मतलब मैं रेस्ट कंडीशन में हूं, है ना? क्या आप रेस्ट में रहते हो? लेकिन जैसे अगर ब्रेक मारता है तो तुरंत हम मोशन में आ जाते हैं। इसका मतलब आप लोगों को लगता होगा कि मैं रेस्ट में था, अब मोशन में आया, बात समझ में आई? लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि तुम्हारा बॉडी भी मोशन में रहता है, बॉडी भी, और अचानक से रेस्ट आने पे जो बस ब्रेक करता है, अचानक से रेस्ट आने में फुल बॉडी अचानक रेस्ट में नहीं आ पाती। अगर आपका बॉडी मोशन नहीं करती तो आप कभी भी आगे या पीछे की तरफ मूव नहीं करते। क्लियर? आपकी बॉडी जो कांटेक्ट विद द सरफेसेस है वो रेस्ट में है, बट आपकी अपर बॉडी मोशन में है। मेरी बात समझ में? इसीलिए डिस्टर्बेंस पैदा होती है। क्लियर हुआ? ये एग्जामिनेशन में आपको बार बार पूछेगा, भले कब वाला ना पूछे, बट बस वाला या ट्रेन वाला पूछेगा, क्योंकि इसमें सबसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मेरी बात समझ में? कब वाला तो ऐसे तुम समझ जाओगे, रुका हुआ कब है, पीछे करोगे, किस डायरेक्शन में जाएगा, समझ में आ रहा है कि रेस्ट में हम इसको जबरदस्ती का मोशन किए, फोर्स लगाए, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ओके। लेकिन बस वाला में क्लियर? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और कभी भी स्टेशनरी पे मत यूज कीजिएगा कि आपका बॉडी मोशन में है, क्योंकि आपका व्हीकल्स भी मोशन में है। अचानक से हम रेस्ट में लाए। क्लियर हुआ? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं आनी चाहिए, मेरे को इजाजत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है, मोशन मोटिव बॉडी की है कि रेस्ट वाली बॉडी की है या टेरेस्ट्रियल बॉडी की है, किसकी क्वालिटी है इनर्शिया? अगर हम आपसे टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रुकी हुई बॉडी, और मोशन का मतलब होता है मोशन वाली बॉडी। अगर हम पूछेंगे इनर्शिया किसकी क्वालिटी है, तो आप क्या बताओगे कि क्वालिटी इनर्शिया किसकी है? सोचिए, दिमाग लगाइए। 1350 ग्राम का ब्रेन है ना, लगाइए। शांत बॉडी, रुकी हुई बॉडी, ठीक है, रेस्ट बॉडी, ठीक है। बताइए किसकी क्वालिटी है इनर्शिया? सोचिए, अरे इतना सोचना क्या है, दोनों की क्वालिटी है, रेस्ट की भी है, मोशन की भी है। फर्स्ट ही में आप डेफिनेशन बताए थे ना कि कोई बॉडी अपनी स्टेट बना के रखती है, या तो वो रेस्ट में हो या तो वो मोशन में हो, इसका मतलब दोनों की क्वालिटी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इनर्शिया बिलोंग्स टू व्हिच क्वालिटी, टेरेस्ट्रियल, मोशन, बोथ, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप दिमाग में रखिएगा, सिर्फ मोशन और रेस्ट की तरफ मत सोचिएगा, दोनों की होती है, तभी ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन है। आपको तो क्वेश्चन ही बोल रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब रेस्ट मोशन दोनों का बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों की क्वालिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन रूल किसने बताया? ग्रेविटेशन रूल किसने बताया? ठीक है, कोई ने बताया ना ग्रेविटेशन रूल। तो लिखा है कि रूल ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, ये ग्रेविटी होता है, ये किसने बताया? ये इस दुनिया को किसने बताया था? न्यूटन ने। ग्रेविटी क्या होती है आज हम समझे। ग्रेविटेशन जानते हो क्या होती है? ग्रेविटी बताइए, आप बताइए तो, ग्रेविटी क्या होती है? क्या बोलिए? अच्छा, कोई चीज खींचता है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। बॉडी के बीच में जो फोर्स है ना, जो मतलब अर्थ फोर्स द्वारा क्या करती है। अच्छा, ऐसा क्या? तो इसका मतलब कोई चीज किसी बिल्कुल सही जा रही हो, गलत नहीं हो, ठीक है। बट अगर मान लो कोई बॉडी एक दूसरे को खींचती है, इसका मतलब ग्रेविटी है, उसको तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ग्रेविटी तो बोलते नहीं है। ग्रेविटी में एक चीज कॉमन है, अर्थ। कभी भी ग्रेविटी हमसे बात किया जाएगा कि ग्रेविटी क्या है या ग्रेविटेशन क्या है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अर्थ पर रहने वाली वस्तु की, अर्थ पे जो चीज खींची जाती है उसके बारे में। ऐसा तो बात नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही पे खींची जाती है, हो सकता है जो 2 प्लैनेट्स हैविंग द अट्रैक्शन पावर, हो सकता है 2 मेटल्स हैविंग द अट्रैक्शन पावर, हो सकता है ना 2 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक आयरन हो सकती है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपर्टी होती है, वो भी तो एक दूसरे को खींचते हैं, तो क्या उसमें ग्रेविटी है?
उसमें तो ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी का फर्स्ट है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको जब भी ग्रेविटी के बारे में हुआ तो बोलेगा एक इंपॉर्टेंट ग्रेविटी का बोला फर्स्ट पर्सन इज अर्थ, सेकंड कुछ भी हो व्हाटएवर भी, ठीक है। जैसे हम लोग कभी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अमलगम, क्या पढ़ते हैं अमलगम, किसी का भी साथ बनता है लेकिन मरकरी मस्ट है, मरकरी मस्ट है, वैसे ही ग्रेविटी में अर्थ मस्ट है, अर्थ के बिना ग्रेविटेशन नहीं होता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटी में फर्क है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटी में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन डील विद द अर्थ, वन सब्जेक्ट अर्थ होगा। क्लियर हुआ मेरी बातें? इसने बताया था न्यूटन, किसने बताया था? याद रहेगा क्या? द फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि द नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस या नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लिखिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने बताया? एक्चुअली ये बताया था डार्विन ने, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें आता है इसलिए आपको बता दिए। द नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, नेचुरल सिलेक्शन का कौन बताया? आंसर डार्विन। याद रहेगा क्या? ये सब याद करने वाली बात है, जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हो गया? हुआ क्या? फोर्स और पावर, इसमें फर्क क्या है? एक हमने बोला फोर्स और एक बोला पावर। क्या फोर्स पावर एक चीज है? अगर एक चीज नहीं है तो डिफरेंसेस क्या है? फोर्स है जो हम मेनली पावर लगाते हैं, पावर है जो दूसरे लगाते हैं। देखो जैसे पावर में इंपॉर्टेंस है जो समाज से भारी है, क्या? भारी खाने की चीज, खेलने के लिए ऐसा है। बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ रहे हो यार। 5 ही नंबर का है, इतना प्रेशर मत डाला करो, ठीक है। फोर्स और प्रेशर का मतलब होता है, प्रेशर में पावर बोले, एक होता है फोर्स, एक होता है पावर, ठीक है। हमने उस अभी सेकंड वन बताया था, एक और भी सेम होता है, फादर इक्वल्स टू मां, पापा इक्वल्स टू मम्मी बोला था, बट एक्चुअली मीनिंग में ये सेम नहीं होते हैं। फोर्स एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट मे भी है, ठीक है, लेकिन पावर का मतलब होता है डूइंग वर्क। क्या बोलेंगे? क्या बोले? और फोर्स का मतलब होता है सिर्फ अप्लाइड फॉर वर्क। क्या बोले? फोर्स का मतलब होता है अप्लाइड फॉर वर्क और पावर का मतलब होता है डूइंग वर्क। कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये गारंटी नहीं है कि वो काम हो जाएगी। क्या बोले? गारंटी नहीं है। लेकिन पावर का मतलब होता है आई हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट वर्क, मेरे पास कैपेबिलिटी है कि ये मैं काम कर लूंगा, ठीक है। तो पावर का मतलब हो सकता है ना वर्क डन बाय टाइम, क्या हो सकती है? वर्क डन बाय टाइम हो सकती है। इसका मतलब हमने वर्क डन कर सकते हैं, आई हैव अ कैपेबिलिटी टू डूइंग दैट वर्क। पावर और फोर्स के मतलब समझ में आई? फोर्स क्या है? अनसर्टेनिटी पे चलती है, बट पावर सर्टेनिटी पे चलती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पंप है, टूलू पंप हो सकती है, पावर कितने की पंप हो सकती है, बाइक की पावर है, उस पर लिखा रहता है 1.3 गीगाहर्ट्ज पावर का है या एचपी पावर का है। इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी है उतनी काम करने की, ठीक है। आप करवाओ चाहे मत करवाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी बाइक की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, आप चलाओ या मत चलाओ उससे कोई मतलब नहीं है, बट इसकी पावर इतनी है, इतनी पावर टॉर्क की जनरेशन वो करती है। आप यूज करो नहीं करो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी बात समझ में आई? लेकिन फोर्स का मतलब होता है ये गारंटी नहीं है कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना डिस्प्लेसमेंट हो ही जाए, ठीक है। अगर तुम बोलोगे नहीं सर हम जितना फोर्स लगा दे, जैसे हमने पूछा कि जितना फोर्स लगाओगे उतना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, कम फोर्स लगाओगे तो कम एक्सेलरेशन होगा। क्यों? ये भी तो हम बोल सकते हैं ना कि एक स्मूथ आपका इंजन है या उसकी चक्का में पूरा लुब्रिकेंट लगा हुआ, जो व्हील्स है उसमें लुब्रिकेंट लगा, लुब्रिकेंट ग्रेफाइट की बनी होती है, समझ में आ रहा है ना। और उस पे तुम फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, किस चीज का लगा रहे हो? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन में इट इज यूनिट ऑफ फोर्स, उस पर 10 यूनिट फोर्स लगा रहे हो तो देखना वो जो व्हील होती है वो काफी ज्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है। लेकिन वही 10 न्यूटन एक जंग लगा हुआ रस्टेड आयरन के ऊपर, रस्टेड व्हील के ऊपर जो बहुत साल पुराना है, जिसमें लुब्रिकेंट नहीं लगा हुआ, उतना ही फोर्स उतना ही ट्रैक पे एक्सर्ट करोगे तो उतना डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं करेगी। इसका मतलब फोर्स में हमने तो कभी नहीं किया, 10 न्यूटन वहां भी लगाया, 10 न्यूटन यहाँ भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्यों हो गया? हमने तो फोर्स हमने बताया था ना कि जितना फोर्स लगाओगे उतना एक्सेलरेशन होगा, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब कुछ अदर मटेरियल्स है, कुछ अदर कंडीशन है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ रहा है। वो फर्क क्या है? आपका लुब्रिकेंट, वो फर्क है आपका स्मूथनेस, जिसके कारण ऐसा हो सकता है। हो सकता है ट्रैक खराब हो सकता है ट्रैक में कुछ ऑब्स्टेकल का रेजिस्टेंस हो जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट नहीं पैदा हो रही है। मेरी बात समझ में आई? तो फोर्स अनसर्टेनिटी फोर्स है, फोर्स जो अनसर्टेनिटी है,
अगर इस दीवार पे फोर्स लगा दो, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम फोर्स नहीं लगाए हो, फोर्स तुम लगाए हो, भले डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नो वर्क फोर्स। क्या बोले? तो हमने बताया ना अप्लाइड फॉर द वर्क। फोर्स क्या होता है? अप्लाइड फॉर द वर्क। किसी भी वर्क को डन करने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई की जाती है वो है फोर्स। गारंटी नहीं ये हो जाए, अगर हो गई, अगर डन हो गई, क्या हो गई? वर्क डन हो गई या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, तो बोलोगे द वर्क डन बाय फोर्स। क्या बोलोगे? वर्क बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स। क्लियर? ये कब होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या बोले? जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लगाए, इसका मतलब सेम डायरेक्शन हुआ, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन हुआ। तो क्या बोलेंगे? तो वर्क डन तो हुआ, बट कहां हुआ? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए। क्लियर? तो वर्क डन बाय फोर्स का मतलब समझ में आई? द वर्क डन विद द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, दैट्स कॉल्ड वर्क डन बाय फोर्स। ये भी हो सकता है कि ऐसा काम जो इस साइड दैट फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द फोर्स। क्या बोलते हैं? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। क्या बोलेंगे? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स मींस जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है। तीसरी आती है नो वर्क फोर्स। क्या आती है? कैसे लगा रहा अगेंस्ट हो रहा है? फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाओगे डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसको बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है? जैसे मान लो कि एक कार है, ठीक है, जितनी गंदी कार है, यहाँ तुम फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? और कार भी इस साइड ही डिस्प्लेस होगी ना, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्क डन विद फोर्स। क्या बोलेंगे? अब ये तो मत बोला कि सर हम कार यहाँ लगाएंगे और इस डायरेक्शन में कार आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसको वर्क डन अगेंस्ट फोर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज देखिएगा ऐसे, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? हमने किसी चीज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, हो सकती है क्या? इसका बेसिक एग्जांपल आपको ही बता दे रहे हैं। कभी भी कोई जिम करता है, तुम तो ज्यादा बेटर जानते हो, इसका मतलब क्या होता है? चेन पुल करते हो ना, वेट, तो फोर्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है और वेट उस डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब अगेंस्ट द फोर्स होता है। या कोई भी बहुत सारे गांव में देखोगे पानी वानी निकालने होता है ना, कुआं के ऊपर एक व्हील लगी रहती है, व्हील के ऊपर एक ये थ्रेड लगी रहती है, डैश इस डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब फोर्स डाउनवर्ड यूज कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की तरफ हो रही है। मेरी बात समझ में आई? तो अगेंस्ट द फोर्स हुआ। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो अगेंस्ट फोर्स में कभी भी देखना एक एक्सिस जरूर यूज होगा, एक एक्सियल पावर या रोटेटरी पावर जरूर यूज होगा, तभी जाके ये चेंज हो सकती है ना। या आप ही देखो कोई ऐसा चीज हो ना, ऐसे एक्सियल है, हम यहाँ फोर्स डायरेक्शन कर रहे हैं, ये इस साइड जा रही है, ऐसे भी तो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लंबा हो गए, हम यहाँ फोर्स कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स होती है। क्या होती है? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। इसका थर्ड कारण आता है नो वर्क डन। क्या बोले? फोर्स अप्लाई होगी बट वर्क डन नहीं होगी, चाहे फोर्स के डायरेक्शन में भी ना हो या अगेंस्ट डायरेक्शन में। देख लो, दीवार को पुश करके देख लो, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो कोई भी बॉडी अगर रिजिड बॉडी है या हेवी बॉडी है या ऐसा बॉडी जिसमें फोर्स की अमाउंट उस फिक्स बॉडी से बहुत ही कम है एज एन कंपेयर, जैसे मान लो ये रिजिड बॉडी है, रुकी हुई बॉडी, बहुत स्ट्रेट बॉडी है और मेरा फोर्स के अमाउंट बहुत हम फोर्स लगा रहे हैं बट इससे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे नो वर्क डन विद फोर्स, उसमें कोई भी काम हुई नहीं। ठीक, यही तीन चीज आपको बोलती है। ठीक है, एग्जांपल समझ में आई क्या? तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर क्वेश्चन घुमाता भी है तो डर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा तभी क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ज्यादा सोचने का भी नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, 6 से 7 नंबर का आता है। इस बार रेलवे में तो 3 ही नंबर टच किया है, 3 नंबर से ज्यादा साइंस का पूछा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का पूछा तो हमारी पढ़ाई भी वैसे ही होगी। हम लोग की स्टडी इतनी अच्छी करके रखनी है, क्योंकि मान लो कि कभी फ्यूचर, जैसे ग्रुप डी ही देख लो, उसमें 25 मार्क्स का पूछेगा, तो उसके लिए तैयारी अलग से थोड़ी करेंगे, हम लोग पहले से तैयारी करेंगे कि साइंस पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग बना रहे हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें तो बायोलॉजी का ही क्वेश्चन दिया है, कोशिश करते हैं देख ले कुछ मिले।
केमिस्ट्री से भी आ गया। चलो इसमें हम नहीं देंगे तो कमेंट कर लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? वर्क डन समझ में आ रही है? वर्क डन विद फोर्स अगेंस्ट फोर्स, नो वर्क फोर्स समझ में आई? मोशन पार्ट समझ में आया क्या? रेस्ट मोशन क्लियर। स्पीड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी समझ में आती है क्या? क्या कौन बोले? हाँ सर, ना सर, कुछ तो बोलो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन किस साइड है, मैग्नीट्यूड क्या होती है, स्पीड वेलोसिटी बचपन से पढ़ के आए हो। तो कुछ पार्ट है जिसमें यूनिट जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है किस चीज की क्या यूनिट है। तीन तरह की यूनिट होती है मेजरमेंट का, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। एफपीएस तो एब्सोल्यूटली हो चुकी है क्योंकि ब्रिटिश रूल्स है। आपको सीजीएस और एमकेएस में ही तुमसे पूछ सकता है, इससे ज्यादा पूछेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने पूछा वर्क डन, अच्छा ये वर्क और फोर्स में क्या रिलेशन है? हम बार-बार ये बात बोल रहे हैं, वर्क डन विद फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, नो वर्क फोर्स। इसका मतलब जरूर इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ये रिलेशन है क्या? सबसे पहली बात, क्या कोई वर्क डन हो सकती है, कोई भी वर्क डन हो सकती है विदाउट फोर्स? नहीं। कोई भी काम हो सकती है कि विदाउट फोर्स? अगर वर्क डन होगा तो क्या हीट जनरेशन होगी या नहीं? यही रिलेशन है ट्रिपल रूल्स का। मेरी बात समझ में आई? विदाउट फोर्स वर्क इज नेवर डन, वर्क डन होगा तो हीट डेवलप होगा, ठीक है। इसीलिए इसका यूनिट भी होता है जूल। इसका होता है जूल, यही यूनिट होता है हीट का, यही यूनिट होता है वर्क डन का। मेरी बात समझ में आई? तो जो यूनिट हीट की होगी वही यूनिट अब देखा जाएगा तो आपकी वर्क की भी होगी। क्लियर हो रहा मेरी बातें? तो जूल एक रिलेशन याद रखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन। ये एग्जाम में आता है बार बार, या ये समझ में आ गया बोले 1 जूल इक्वल्स टू 10 का पावर 7 पाउंड। ये एग्जाम में आपका आता है, दिस वैल्यू पूछता है। न्यूटन क्या है? आप ये दोनों फोर्स है, ये क्या है? दोनों फोर्स का यूनिट है, ये क्या है? दोनों वर्क का यूनिट है। मेरी बात समझ में? ये मत सोचना कि जूल है तो ये हीट का ही यूनिट है, वर्क का है। ये है एसआई यूनिट, क्या बोले? एसआई यूनिट, या इसको बोल सकते हैं एमकेएस यूनिट, और ये है सीजीएस यूनिट या स्मॉल यूनिट। ये है सीजीएस और ये है एसआई, ठीक है। समझ में आई? याद रखिएगा, ये कैपिटल न्यूटन और स्मॉल न्यूटन में फर्क होता है। नाम लिखिएगा, जब भी इंसान का नाम होगा तो कैपिटल, यूनिट का नाम रहेगा तो छोटा, मतलब स्मॉल यूनिट डिजिट कीजिएगा। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना टाइम होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो 10 टू द पावर 5 डाइन, ये डाइन क्या है? आप बोलोगे सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ये बोलोगे ये सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट ऑफ क्या है? फोर्स है। इसका मतलब अगर हम पूछेंगे कि व्हाट इज डाइन, तो उसे बोल दोगे सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। बट क्या डेफिनेशन दे पाओगे कि डाइन क्या है? डाइन क्या होता है? फोर्स होती है। फोर्स क्या होती है? किसी बॉडी पे अप्लाई होगी और उस बॉडी में कोई ना कोई मास होगा और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। मेरी बात समझ में आई? फोर्स का डेफिनेशन यही हम बताए थे ना कि फोर्स क्या हो, किसी बॉडी पे अप्लाई होगी और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ही फोर्स अप्लाई होगी। क्लियर? तो डाइन क्या है? इसका मतलब ये जो मास होगी, जैसे हम लोग पढ़े F इक्वल्स टू ma पढ़े ना, तो फोर्स के जगह पे हम लोग डाइन लिखते हैं। फोर्स के जगह पे हम लोग फोर्स के जगह पे हम लोग डाइन लिखते हैं। तो ये सीजीएस यूनिट है, तो जरूर मास का सीजीएस यूनिट लिखना पड़ेगा। कॉल कीजिए तो गेट में नहीं खुलेगा, वो कॉल कीजिए। ये नया सिस्टम है एडमिशन का, आते हैं हमारे मन से, जाएंगे उनके मन से। कॉल कीजिए तो नहीं तो भी खुलेगा नहीं, ठीक है? नहीं बोलते हैं आते हमारे, अब जाओगे हमारे मन से, कुछ डालो है ऐसा कुछ, आए थे अपने मन से, जाओगे हमारे मन से। कॉल कीजिए, शाबाश, यही बचा था नहीं, क्योंकि फिर हम कौन से क्या पता को कॉल हो जाएंगे। एडजस्ट करोगे कि कॉल करें? कहाँ? बोलिए कि 1 घंटा रुक जाए। क्या? हाँ हाँ करो, क्या फॉर्मेलिटी, थोड़ी स्कूल है। अगर बोल देगा नहीं फोन रिसीव नहीं करना, वो चलिए सर बाहर मिलते हैं। ये ना होगा, स्कूल थोड़ी था कि भैया तुम्हारा टिकट कर देगा, तुम्हारा नाम रेट पेन से लिख देगा, मतलब अब क्या लिखोगे, ग्रेजुएट हो गए। इंसान डरता है अपने रिजल्ट खराब होने से, यही होता ना। बट आपको पता है कि आपका टेस्ट का रिजल्ट फिर से सुधर सकता है, एचएस का रिजल्ट फिर से सुधर सकता है, ग्रेजुएशन का सुधर सकता है, बट कैरियर का रिजल्ट कभी नहीं सुधरता। और कैरियर रिजल्ट यहाँ बनाने आया हो तो भले रेट
पेन से ना लिख दे, बट ऐसा पेन से जरूर लिख देंगे कि दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, डरा रहा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, वो तुम अपने मन के मालिक हो। क्या है, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ऑर्डर देने का काम सिर्फ नर्सरी तक था, अब वो भी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन छीन लिया है। बच्चों को मार नहीं सकते, समझना है। अगर कोई टीचर आपको बच्चे को पीट देता है क्लास के, तो बच्चे को इनकम्प्लीट कर देगा कि सर मुझे मारे हैं, तो आई होप सो गार्जियन फर्स्ट केस करेगा हमारे बच्चों को क्यों मारे। पहले वाली सिस्टम खत्म हो गई है कि स्टिक नहीं होते, शुद्ध हिंदी है, बिन भय होत न प्रीत, नाम सुने हो? ऐसा नाम सुनो, बिन भय होत न प्रीत, शुद्ध हिंदी है। कोई भी प्रीत होती है ना, बिना भय से नहीं होती। मैंने अगर प्रीत है, प्रेम है, तो डर होनी चाहिए। अगर पढ़ाई करनी है तो मन में डर होनी चाहिए। वो डर या तो मेरी होनी चाहिए या तो अपने कैरियर की होनी चाहिए, बट डर होनी चाहिए। अगर आपको अपने कैरियर को लेकर डर नहीं है, ऐसा फियरनेस क्लाउडनेस नहीं है, इसका मतलब आप नहीं पढ़ पाओगे। बहुत सारे टीचर ना बोलते हैं कि बेफिक्र पढ़ो, नहीं बोलते हैं बेफिक्र पढ़ो, एकदम टेंशन ना लो। आएगा जब 27-28 ईयर हो जाएगा, तब वो डर अपने आप पैदा होने लगेगा। यार रोहित सर से बोलते थे बेफिक्र पढ़ो, कोई टेंशन ना लो। लेकिन जैसे 27-28 ईयर क्रॉस करेगा और नोटिफिकेशन आएगी कि लास्ट एज लिमिट 28, तब देखना तुम्हारी डर कैसे पैदा होती है। समझ में आया? मतलब कि यार ये तो लास्ट ईयर होगा, निकलते निकलते होगी। लोग हम बताते हैं ना, सबसे क्रूशियल टाइम होती है 18 से लेकर 25, सबसे क्रूशियल, और सबसे लापरवाह टाइम भी वही होती है। मेरी बात समझ में? 18 हो गया ना? नहीं बना? हो गया, दिख रहा है। 18 से 25 जो एज होती है ना, अगर इसमें बच्चे अपने कैरियर को समझ ले, या 27 तक ये समझ ले कि मुझे करना है, बस जिंदगी वहीं पर रुकी हुई है। होता है ना कृपा वहीं रुकी हुई है, बस वही क्रॉस कर लो। तो वो बाबा थे, बट हम नहीं हैं। आपको बार बार बता दे रहे, आपकी एज ही आपकी पहचान है। कंपटीशन में आप जितने भी धनुर्धर हो, बहुत ही तेज क्यों ना हो, अगर आपकी एज निकल जाती है तो आपकी प्रतिभा की कोई कीमत नहीं है। हो सकता है मार्केट में बढ़ जाओ, लेकिन आपके जॉब के करियर में छूट जाओगे। मेरी बात समझिए क्या बोले? क्या एयरफोर्स बन सकते हो क्या 27 ईयर में? नहीं, क्योंकि 25 में तो एज खत्म हो गई। 27 में वो प्रतिभा ला के क्या करोगे? मान लो बहुत ज्यादा पढ़ लिए, लेकिन 27 के बाद पढ़े, कोई फायदा है क्या? फायदा हो सकता है बाहर के एरिया में, बट गवर्नमेंट टैग जो लगी है वो नहीं लगी। क्लियर हुआ? तो कोशिश कीजिएगा विद इन द टाइम आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई करो। अभी टाइम अच्छी है, तुमको अच्छे है, टीचर भी है, कोई पिटने वाले नहीं है, टीचर भी कमजोर है तुम लोग से। तो कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ रिस्पेक्ट दीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है? आप लोग के हाथ पे कुछ टैग लगा रहा है ना, तो हम लोग का फायदा होगा, ठीक है? कोशिश कीजिएगा। क्या ग्रेविटेशन का रूल किसने बताया? ग्रेविटेशन का रूल किसने बताया? न्यूटन। न्यूटन कहाँ के थे? कहाँ? जर्मन के। बिल्कुल सही, जर्मन के थे, ठीक है? और उनकी एक पुस्तक है, एक बुक है, जिन्होंने अपने सारे कॉन्सेप्ट उसमें लिखा है। उस बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। क्या नाम है? ठीक है? और उनका डॉग था, वही एक्सप्लेनेशन में वो कुछ गिरा दिया था, जिससे हल्का जल हो गया था या डिस्टॉर्ट हो गया था, जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल बच गए। नहीं तो अभी और तुम लोग को दिमाग से खेलते हो, ठीक है? उनके पास बहुत सारे लॉ, ये नहीं है कि खेल रहे हैं, उस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ था उनके पास। क्लियर हुआ? याद रखना, ट्राम कंपनी में काम करते थे, वहीं से उन्होंने E=mc² फॉर्मूला निकाला था। किस कंपनी में काम करते थे? ट्राम में क्या काम करते होंगे कि उनको E=mc समझ में आई? इमिशंस ऑफ लाइट, हीट, पावर, इसका मतलब बिल्डिंग का काम जरूर करते होंगे। मेरी बात समझ में? तभी उनको समझ में आया कि हम बिल्ड कर रहे हैं और ये जो वस्तु है, ये जो लोहे की चीज है वो गर्म हो जाएगी। गर्म क्यों हो? हम तो इसको गर्म कर नहीं रहे, इसका मतलब जरूर किसी चीज, वो सोचने लगा कि जरूर हम हैमरिंग कर रहे हैं, किसी को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो चीज गर्म हो जा रही है। इसका मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है तो हीट जनरेशन हो रहा है। E=mc² वहीं से बोलते हैं। हम लोग तो पीट के छोड़ देंगे, बट पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। हाँ, ज्यादा कोशिश करेंगे एक राउंड में कैसे तोड़ दें, इतना ही सोच सकते हैं, बट उसमें हीट जनरेशन होती है ना। हाँ, पाम्स को और तुम लोग बहुत जोर रगड़ते हो तो हाथ गर्म हो जाती है, इससे कोई मतलब है? कुछ नहीं। पर तुमको अच्छा लगता है, ठंडा है, गर्म लग रही है, उसके बारे में सोचो कि गर्म क्यों हो रही है, क्या इलेक्ट्रिक जनरेशन हो रही है, क्या एनायन कैटायन डेवलप हो रहा है, क्या दो चार्ज एक दूसरे पर अगर रब्स खा रहे हैं या रबिंग हो रहा है तो क्या हीट जनरेशन हो रही है? इतना तो सोचने का पावर नहीं है, इसीलिए हम लोग बुक पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब वो लोग बुक लिख रहे हैं, समझ में आई? तो कोशिश कीजिएगा अपने जो ब्रेन, क्योंकि तुमसे ज्यादा ब्रेन है नहीं हम लोग के पास,
1350 का तुम्हारा भी है, 1350 उनका भी है, ठीक है। बट यूजेस जो होती है वो ज़्यादा अच्छा से मॉडिफाइड से वो लोग की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग वेस्टेज ब्रेन हो, बहुत अच्छा ब्रेन है, बट अब सोचो कि सोचने के बाद आगे बढ़ो। क्लियर हुआ? समझ में आ रही है? नो सीरियस मत हो जाइए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछें? प्लीज कहीं पूछना चाहते हैं बल्ब। बल्ब का मतलब होता है BULB, उसमें वॉट लिखी होती है। बल्ब जानते हैं ना, इसको बल्ब नहीं बोलते हैं, LED बोलते हैं। ये LCD नहीं बोलते हैं ना। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो इसमें डायोड वर्ड आ गया, लाइट इमिटेड डायोड। एक ऐसा डायोड जो लाइट को इमिट करता है, लाइट को निकालता है। बल्ब में ये वर्ड क्यों नहीं आया? बल्ब में भी तो लाइट निकलती है। बल्ब ज़्यादा लाइट जलेगा तो गर्म भी आती है। तो अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब तो आप बोल सकते हो कि ये लाइट एनर्जी निकलती है और हीट एनर्जी निकलती है। लेकिन बल्ब से क्वेश्चन पूछते हैं कि बल्ब में LED वर्ड क्यों नहीं आया, डायोड वर्ड क्यों नहीं आया? एक्चुअली ये फिलामेंट से चलती है। किससे चलती है? फिलामेंट जब गर्म होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं तब जाके हीट जनरेशन होती है। ये बात समझ में आई? तो आप लोग को धीरे धीरे ये समझ में आ रही है कि बहुत सारे पहले शादी वादी कंटेनर में एक होती है कंटेनर, उसके अंदर जलाते थे तब जाके वहां से हीट आती थी और वो जलने लगता था। कभी नहीं देखे होगे? देखे होगे कोई ऐसा? बहुत पुरानी बात है ना, जब वो लाइट होती है उसके अंदर एक ग्लास से कवर आता है, उसके अंदर एक नायलॉन का वायर व्हाइट कलर की होती है, उसको ब्लॉक करके उसको जलाते हैं तब जाकर वो हीट जनरेशन होती है। मेरी बात समझ में आई? तो उसी से कॉन्सेप्ट क्या क्या नहीं बंगला तो सॉरी बता नहीं पाएंगे, तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, ठीक है छोड़ दो। जब नहीं मालूम है तो हम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि वो चीज़ उसका नाम क्या है, ये तो शायद हम बता देते। लैम्प वैम्प के बारे में नहीं बताएंगे, छोड़ो, जब नहीं जानते तो हम भी नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ला के दिखा नहीं सकते कि वो ऑब्सोलेट हो गई है। अब ये सब का मार्केट आ गया तो वो ऑब्सोलेट हो गई है, लेकिन पहले उसी चीज़ का यूज़ होता था, ठीक है। लाइट जनरेशन करने के लिए, इमरजेंसी लाइट के लिए, ठीक है। देखिए हो गया? छोटे वाले सिलेंडर में लगा के ऊपर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। होते थे ना व्हाइट कलर की नॉलन, उसको बांध दिया जाता, उसी को जलाया जाता था और वो जल जाती थी, टूट के गिरेगी तब जाके एक लाइट जलेगी। अब तुम समझो उसी से फिलामेंट का डिस्कवर हुआ था कि फिलामेंट्स क्या है। तो बल्ब के अंदर देखो, उसके अंदर चारों तरफ से ग्लास होती थी। ग्लास क्या होता है? एयर को पैक करता था, उसमें जलाने के बाद क्या होता है? गैस बाहर नहीं आती थी। बल्ब भी सेम थी, उसको लॉक कर दिया जाता है, कोई एयर बाहर नहीं जाएगा, उसके अंदर नाइट्रोजन भर दिया जाएगा, उसके मरकरी वेपर भर दिया जाएगा और दो नोड्स के नीचे एक वायर फिलामेंट्स होती है, ठीक है। उस फिलामेंट्स को गर्म करने से वहाँ इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा और लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वोल्ट वही किए थे। अब धीरे धीरे डायोड आ गया है, चिप्स आ गया, तो चेंज हो गया। क्लियर हुआ? बट कॉन्सेप्ट वहीं से आई थी। क्लियर? और उससे भी पीछे जाओगे कॉन्सेप्ट तो फिटनेस आई थी। कहने का मतलब आप अगर स्टोन एज में चल जाओगे तो सबसे पहले लाइट वैसे ही आएगी, आग से आई, आग से हीट निकला। बात समझ में? अब ये मत पूछना क्यों, एक दूसरे को मारने के लिए शायद स्टोन दिए होंगे, टकराया होगा और हीट जनरेशन हुआ होगा, ठीक है। तो पहले हीट को बचाया जाता था, अब हीट को डेवलप किया जाता है। यही है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है? क्लियर हुआ? आगे समझ में आएगी धीरे धीरे। जब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेशन नहीं दी, एक्सप्लेनेशन नहीं देती, बस कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, हो गया? हाँ है ना? हुआ? हवा में बुलबुला, शुद्ध हिंदी है, समझो क्या बोलते हैं। बुलबुला का मतलब समझते हो? और कभी भी बहुत सारे बच्चियां होती है ना जो साबुन के साथ रबिंग करके ऐसे फूक के बुलबुला बनाती है, देखो अच्छा भी लगता है। गेम भी खेलते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बाहर में मिलता है ना ऐसे निकाल के फूकते हो, बहुत निकलता है। वो कौन सी लेंस का काम करती है? क्वेश्चन ये है। बहुत मजा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बुलबुला बना रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। क्वेश्चन है कि हवा में जो बुलबुला होता है वो किस लेंस का काम करता है? आंसर कॉन्केव लेंस। कौन सा काम? ठीक है, याद रखिएगा। उस लेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको रेनबो की झलक दिखेगी, ठीक है। और धीरे धीरे वो बुलबुला हल्का बड़ा होता है और धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसके बाद फूट जाता है। यही क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। मेरी बात समझ में? क्वेश्चन पूछेंगे कि जो बबल्स इन एयर है, क्या बोले? बबल्स इन एयर, ये कौन सा लेंस है? ठीक है, आप बोलोगे कॉन्केव लेंस है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? याद रहेगा क्या? तो ये याद रखना। और वो अब बबल जब बात करती है तो बबल को थोड़ा छेड़ेंगे। कैसे छेड़ेंगे बता रहा है। बबल्स तो हमने एयर में बनाना सीखा। बबल्स आपके हाथों पे भी बनती है ना, ऐसे करके कर दो तो बबल बनेगी। क्या वो एकदम गोल होती है क्या? देखना, उसका राउंड ऐसे होगा, ठीक। अब उसको हमको एयर में डालना है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर ध्यान से देखो क्या करते हैं,
हम बस फूक देते हो जैसे, नहीं ऊपर नहीं फूकते, इसके नीचे की तरफ फूकते। इसका मतलब हम लोग सरफेस टेंशन का उसको कम कर रहे हैं, एरिया कम कर रहे हैं। पहले इतना एरिया था, ऐसे बनाया हुआ था, जैसे हम इसमें एयर ब्लो कर रहे हैं, इसका मतलब हम एरिया को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जैसे एरिया को कम करते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में आ जाती है, इसका मतलब एयर पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ दैट एरिया, दैट मींस द ओवल जो आपका हाइपरबोलिक सेगमेंट था या उसका हाफ हेमी सर्कल था फुल सर्कल में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि बबल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके एरिया को कम करते हैं। क्या करते हैं? एरिया को कम करते हैं। और ये बबल्स जैसे बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, तो वो ट्रांसप्लांट लगेगा कि अब फूटने वाली है, अब ये धीरे धीरे बड़ी बड़ी हो गए भी ना, तो देखना बाहर से ये क्यों होता है, बबल्स तो हम बना देते तो फूटना नहीं चाहिए था। एक्चुअली जो बाहर का प्रेशर है वो उसको और स्ट्रेच करता है। मेरी बात समझ में? स्ट्रेच करने का मतलब जो तुम्हारा डिटर्जेंट से बना हुआ है उसका स्ट्रेचिंग पावर होगा, उसमें एयर घुसने की चांस रहती है। जैसे एयर घुसती है वो पंप होता है और उससे में पड़ जाता है। क्वेश्चन याद रहेगा क्या? तो हवा में बुलबुला कौन सी लेंस की काम करती है? याद रहेगी? हवा में बुलबुला कौन सी लेंस की काम करेगी? चलो, गाड़ी में जो साइड की मिरर होती है उससे सभी गाड़ियां पीछे दिखती है, बताओ एक्चुअली गाड़ी दिखती है कि उससे बड़ा दिखती है कि उससे छोटा दिखती है? छोटा दिखती है, ध्यान से देखना। इसका मतलब तुम देखे नहीं हो, कार में बैठते हो, बगल वाली जो साइड मिरर होती है उसमें अगर देखोगे ना तो पीछे वाली गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी तुमको उस मिरर में दिख जाएगी। तो क्या एक्चुअली उसका साइज दिखा? ऑब्जेक्ट से छोटा दिखती है, ऑब्जेक्ट से नजदीक दिखती है। मेरी बात समझ में आई? ये क्वालिटी किसकी है? कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी? कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रहेगा, साइड मिरर ऑफ द कार यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोले? अब ये कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों बोले? क्योंकि देखो, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ना, ऑलवेज देखिएगा कभी कभी अब समझ में आए कि पीछे अगर एम्बुलेंस की गाड़ी रहती है वो उल्टी क्यों लिखी रहती है? क्योंकि हमें सीधी दिखाई दे, उल्टी लिखी रहती है ना। एम्बुलेंस कभी भी सीधा नहीं लिखा रहता, उल्टा लिखा रहता, क्योंकि पीछे वाले आगे को पता नहीं ना कि वो पीछे एम्बुलेंस है। तो साइड मिरर से अगर देखेगा तो लैटरल इन्वर्टर का जो इमेज होगा वो उल्टा बनाएगा, तो उसको एम्बुलेंस दिखेगा। एम्बुलेंस इतनी बड़ी होती है उसको छोटी मिरर में एग्जैक्ट पूरी दिख जाएगी। ये छोटा भी मिरर में उसको पूरा दिखेगा कि एम्बुलेंस की गाड़ी है। क्लियर हुआ? और वो साइड देगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन 2 या 2 क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया थे कि द बबल्स इन एयर बिहेव लाइक ए कॉन्केव लेंस। और दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाई दो, ठीक है? तो और क्या होता है? मिरर, द साइड मिरर ऑफ द कार यूज अ कॉन्वेक्स मिरर। याद रहेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अगर हम पूछ लेते हैं कि किसी भी सैलून में दाढ़ी नाक व जो भी बनाते हो यार, उसमें कौन सी मिरर यूज होती है? मान लीजिए आपके क्वेश्चन में फंसा है, ध्यान से रखिए। सैलून में सब कोई जाता है, सैलून में मिरर भी होती है, प्लेन मिरर होती है कि कोई आर्टिफिशियल मिरर होती है? कौन सी मिरर होती है? अब बोलोगे सर सामने वाली तो एकदम प्लेन मिरर होती है, क्योंकि वहाँ हम ही दिखते हैं ना, हम छोटे दिखते हैं, हम बड़े दिखते हैं। लेकिन पीछे वाले मिरर, साइड वाले मिरर, क्या वो प्लेन मिरर होती है? प्लेन मिरर अगर होती तो हमारी इमेज कहाँ बनती? दो इमेज, दो ग्लास के बीच में हम बैठे होते तो हमारे पीछे वाली चीज दिखती क्या? सिर्फ सामने वाली थी, पीछे वाली दिखती नहीं। जरूर उसके में कुछ यूज किया होगा। क्या यूज किया है? वो एंगल इंक्लिनेशन यूज किया है, ना कि कोई मिरर। सिर्फ प्लेन ही मिरर होता है, बस एंगल इंक्लिनेशन यूज करता है, ठीक है? थोड़ी सी क्रॉस रखता है जिससे आपकी इमेज डाइवर्टेड हो जाए। क्लियर हुई? अब ये क्वेश्चन पूछे कभी, जैसे हम मुंह से निकल गया था कि विद्युत बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आप बल्ब का बात कर रहे हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन होती है। क्लियर? इसका मतलब तुमको ये समझ में आया कि नाइट्रोजन में कोई चीज जलेगा तो लाइट बहुत ज्यादा डेवलप होगा, इसीलिए बल्ब में नाइट्रोजन यूज करते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई फिलामेंट अगर जलता है तो लाइट ज्यादा जनरेट करेगा। क्लियर हुआ? हीटर कौन कौन यूज करता है? अब ये मत बोलना कि मेरे पास हीटर तो नहीं है। हीटर यूज करते हो, सब कुछ जानते हो। हीटर में पानी गर्म होती है, तो हीटर का वायर किससे बना होता है? क्वेश्चन इससे। हीटर, ओके, इसका नाम ही हीटर है, हीट करने वाली, पानी को गर्म देने वाली। क्वेश्चन है कि हीटर का वायर किससे बना होता है? क्या क्वेश्चन है? आंसर नाइक्रोम। क्या आंसर रहेगा? नाइक्रोम का मतलब होता है निकल और क्रोमियम। क्या होता है? निकल और क्रोमियम। निकल क्या करता है? जब हम प्लग्स में करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके आयरन्स और क्रोमोसोम जनरेट करने लगते हैं, जिसके कारण इसका जेनेटिक फॉर्म ज्यादा हो जाता है। जैसे देखिएगा, आप देखिएगा ऐसे ही कुछ रहेगा आपका, ठीक है? ऐसे घुमा घुमा आता है, ठीक है? ये जो वायर होती है इसमें एक प्लेट लगी रहती है, उसके बाद ये 2 वायर आती है।
क्लियर हुआ? यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स माइनस होती है ये बहुत जल्दी इसको प्रोपोगेट करेगा और इस वाटर को गर्म करेगा। ये हीटर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? चाहे आप वो ऊपर वाला जो लगा ले तो महंगा वाला लगाओ, ये सस्ता वाला लगाओ, कॉन्सेप्ट यही है। मेरी बात समझ में? अगर देखना कभी भी अगर वाटर में इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है तो हीटर का ये जो होता है ना व्हाइट व्हाइट कोटेड हो जाता है। जिसके वाटर में इम्प्योरिटीज ज्यादा है और बार बार हीटिंग का काम कर रहा है, पानी गर्म का काम कर रहा है, तो ये देखना इसका जो कोट होता है ना वो कोटिंग जैसा टूटने लगता है। इसका मतलब वो खराब हो रहा है, तो इम्प्योरिटीज ब्रेक द कोट ऑफ द क्रोमियम। ठीक है? याद रहेगा क्या? कोशिश करना, कभी यूज किए हो घर में तो ठीक से देख लेना, तब समझ में आएगी। चलो एक और क्वेश्चन, रॉकेट की स्पीड जो होती है, जो गति बोलते हैं, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पे, विच प्रिंसिपल्स बिलोंग्स टू द स्पीड ऑफ द रॉकेट्स, कौन सी सिद्धांत पे काम करती है? लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे? जो रॉकेट जो कॉन्सेप्ट पर होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें एक वर्ड आया मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का मतलब होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी, ये होती है मोमेंटम। कोई भी इनटू वेलोसिटी mv, ठीक है? तो कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब होता है कि कोई भी बॉडी का मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना मोमेंटम से चल रहा है। ठीक है? अब देखो एक ट्रेन है और एक इंसान है। इंसान या बाइक ही समझ लो। एक बाइक है जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, क्या बोले? और एक ट्रेन है जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दोनों का स्पीड सेम है। आप जब वो आएगा ना तो देखना इंपल्स किससे तुमको लगा, 45 किलोमीटर पर आवर ट्रेन और 45 किलोमीटर बाइक, दोनों में तुमको समझ में आ जाएगा ना, टकराएंगे तो ट्रेन उड़ा देगा हमको। बाइक से हो सके तो टांग ना टूटे। इसका मतलब मोमेंटम किसका तेज है? इसका मतलब ये नहीं कि उसका मास ज्यादा है। ये देखो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, ठीक है? बट ट्रेन का क्या है? इंपल्सिव पावर ज्यादा है, ग्रेविटी भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, मटेरियल भी ज्यादा है, तो वो उतना ही स्पीड में चलेगा। लेकिन अगर देखा जाए कि पावर इंपल्स जनरेट जो करेगा वो जनरेट करेगा ट्रेन। ठीक है? तो फोर्स जो इंपल्सिव मेन जो पावर होता है वो मास पे डिपेंड करता है। अगर दोनों का वेलोसिटी सेम हो और मास डिफरेंसेस हो तो मोमेंटम मास वाले का ज्यादा होगा। ठीक है? समझ में आया क्या? अब क्लियर हुआ कि एक भारी चीज और एक हल्की चीज अगर दो तल्ले मंजिला से गिरती है तो पहले कौन गिरेगा? सेम स्पीड से। अगर दो इंसान, एक मोटा इंसान एक पतला इंसान ऊपर से फेंक दे, सबसे पहले गिरेगा। ये तो बोले ग्रेविटी तो दोनों का सेम लगेगी, है ना? स्पीड भी दोनों की सेम होगी। मोटा पहले क्यों गिरेगा? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आई? और चोट भी उसको भी ज्यादा लगेगी। क्लियर हुआ? तो कोशिश करना पतले रहना। नेक्स्ट करें क्या? आप लोगों को एक लाइट्स के बारे में बताते हैं, आपको लाइट्स का डिस्पर्सन के बारे में बताया थे क्या? रिफ्लेक्शन के बारे में बताया थे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? क्या हमने बताया था कि हीरा जो डायमंड जो शाइन करता है वो किस प्रोसेस पे करता है? नहीं, सुन लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे करता है। क्या करता है? में जो लाइट उसके अंदर गई वो निकलती नहीं है, उसी के अंदर बार बार रिफ्लेक्शन होता है जो हमको चमकती है। सेम कहानी अगर टूटी हुई ग्लास है, जो ग्लास टूट जाती है, उसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो वहां जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक रिफ्लेक्शन से तो काम होगा नहीं, तो ब्रेक हो चुकी है। यहाँ लाइट की उस पर ब्रेकिंग फील कर गई तो 2-3 बार रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए कोई भी ग्लास होती है अगर वो बीच में फूट जाती है तो वहां चमकने लगती है। ठीक है? तो इसका मतलब डॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हुआ मेरी बातें? ऐसा समझ में आ रही है क्या? ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है क्योंकि एग्जामिनेशन में आई हुई है। ये फिजिक्स का मिसलेनियस है, कोई चैप्टर वाइज नहीं करवा रहे हैं। ठीक है? चैप्टर वाइज करवाएंगे थोड़ा सा। मिसलेनियस है कि ओवरऑल एग्जामिनेशन में कहां से आए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे साइंस, जिसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एडिंग रहेगा, जिससे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? कोई बुक सब रख लियो ना, तैयारी कर भी रहे हो कि नहीं? किसी भी यहाँ से पढ़ के चल जाते हो, यहाँ से इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, यहाँ से बताई जाएगी, कॉन्सेप्ट आप लोग को ही याद करना है। ठीक है? कोशिश कीजिएगा ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन जो होता है ना, एक वर्ड में याद करना, वो ज्यादा कोशिश कीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ कंडीशन का चक्कर मत रहिएगा, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, रटने के लिए। फर्स्ट लॉ आपको बोले क्या रटने के लिए? न्यूटन सिर्फ जानो, सेकंड लॉ सिर्फ समझो, थर्ड लॉ के न्यूमेरिकल्स बनाने में सेकंड लॉ हेल्प करेगी, F = ma हेल्प करेगी, एक्सपोनेंशियल v - u/t हेल्प करेगी। बस जानिए। ठीक है? न्यूमेरिकल ज्यादा देता नहीं क्योंकि इसका रेंज थोड़ा कम है। क्लियर? अगर हम आपसे पूछे कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है हमारे बॉडी में,
एक बायोलॉजी की छोटी सी क्वेश्चन थी कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन सी मिलती है, तो आप क्या बताओ, बोलना प्लेन तो मिलती ही नहीं है, बताइए हमारे बॉडी में कौन सी एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलती है, आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट वाटर से बना होता है। किससे बना होता है? और वाटर में ऑक्सीजन होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें भी ऑक्सीजन होती है, इसलिए ऑक्सीजन की अमाउंट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है। क्लियर हो? एक क्वेश्चन हो गई है। और अगर हम पूछ दें कि बॉडी में वाटर का अमाउंट कितना है, हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट कितना है, आप बोलोगे 65 to 80%। कितना बोलोगे? बॉडी का टेम्परेचर कितना है हम लोग का? 98.6 क्या 400। अगर हम केल्विन में पूछ लिए तो 300, सेल्सियस में पूछ लिए तो बिल्कुल सही, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, अब चेंज करना तो आपको सिखाई दिए, C/5 -32/9 करके मान लेना, तो इतनी जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज का लर्न कर लो, क्योंकि बैठे हुए एग्जाम में तो चेंज करने नहीं ना बैठोगे, तो जो याद करना है कर लो। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तो हो गया। अगर हम पूछेंगे हमारे बॉडी में ब्लड, जो बायोलॉजी का टर्म्स है, ये कितना परसेंटेज है बॉडी के वेट का, बॉडी के वेट का ब्लड हमारे बॉडी में कितना परसेंट है, आपका आंसर आएगा 10%। ठीक है। एक क्वेश्चन आती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, किस चीज से आती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये होती है हमारे जो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊंची होती है। कितना ऊपर? 36,000। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट इक्वल्स टू 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये प्रोजेक्ट किया जाता है किसी चीज को 36,000 किलोमीटर ऊपर से। क्लियर हुआ क्या? अब एक और क्वेश्चन लिखो कि प्लेन मिरर पे इमेज बनता है कैसे। लिखो द इमेज फॉर्मेशन ऑन अ प्लेन मिरर इक्वल्स टू, प्लेन मिरर होता है ना, उसमें इमेज बनेगा ही, वो कैसा बनता है वो देखो। बोल लिखो वर्चुअल कॉमा इक्वल टू बॉडी कॉमा, समझ में आया क्या? एक तो वर्चुअल बनेगी और जितने बॉडी का हाइट है उतनी ही बनेगी। क्लियर हुआ? अब हम बोलेंगे रेटिना पे कैसे इमेज बनती है। हमने प्लेन मिरर का बोला, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, एक तो वर्चुअल बनेगी और बॉडी का जो लेंथ है या बॉडी का जो साइज है उसी बॉडी का बनती है। बट अब बात करेंगे रेटिना पे कैसे बनेगी। रेटिना पर कैसे इमेज बनता है, लिखो रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा, द स्मॉल फ्रॉम द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो रेटिना और प्लेन मिरर से आपका क्वेश्चन देता है, रेटिना और प्लेन मिरर से आपका क्वेश्चन देगा। क्लियर हुआ क्या? सबको समझ में आ रही है? अब तुम जब लाइव पढ़ोगे तो हमारी क्वेश्चन तुमको समझ में आएगी कि इसमें से सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन बची होगी, जैसे नंबर ऑफ इमेज निकालना ये बची होगी। आपका रूल तो बता देना, फर्स्ट और सेकंड बता दिए थे। अब उसके बारे में पूछेगा कि जैसे कि मरीचिका क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्यों हमें धुंधला सा दिखाई देता है, गर्मी में बहुत सा होता है ना, कुछ चीज ऊपर से नीचे से ऊपर गिरती रहती है, वो क्यों दिखाई देती है, वो सब आपका क्वेश्चन पूछ देगा साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से। तो आप होमवर्क में लिख लीजिए साइंटिफिक फैक्ट पढ़ के रखने के लिए, लिखिए लाइट साइंटिफिक फैक्ट। लाइट चैप्टर से जितना भी साइंटिफिक फैक्ट क्वेश्चन बनता है उसको आपको बनाना है। क्लियर हुआ? साइंटिफिक फैक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कि हमें बोलते हैं कि हम लाल ग्लास से ग्रीन फ्लावर को देखते हैं वो ब्लैक दिखती है, क्यों? रेड ग्लास से अगर हम ग्रीन फ्लावर को देखते हैं तो वो ब्लैक दिखती है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप बोलोगे ग्रीन कलर इज एब्जॉर्ब द रेड कलर बिकमिंग द ब्लैक। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन साइंटिफिक फैक्ट वाले क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि कोई वाटर है, वाटर में हम बर्फ डाल दिए हैं, बर्फ के जो वाटर का लेवल है वो बढ़ेगा या घटेगा। नॉर्मली देखो अगर बर्फ नहीं डालते कुछ दूसरा चीज डालते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन क्या बर्फ के केस में होता है क्या, बर्फ जो पिघलेगा तो वाटर बनेगा तो उसका लेवल बढ़ जाना चाहिए क्या? यही क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी टब में एक ग्लास वाटर है और वाटर में अगर हम आइस डालते हैं और आइस पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो क्या वाटर का लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, तब तुमको समझ में आएगी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। जब बर्फ डाले थे तो उसी समय जितना वाटर निकलना था निकल गया था, अपने डेंसिटी के हिसाब से जो आइस होती है वो अपना प्लेसिंग कर ली थी। ठीक है, जब वो गलेगा तो वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसा मत सोचना कि अगर 1 लीटर रख लीजिए वाटर और 3 किलो का अगर हम डाल दिए आइस तो वो बढ़ेगा तो मेरा 13 लीटर हो जाएगा वाटर। बिल्कुल नहीं, उतना ही होगा। करके देख लेना ट्राई। ठीक है,
क्लियर हो मेरी बात समझ में आई? तो हाँ या ना समझ में आया? छोड़ो ये नींद तो आई हमको पता है। फिजिक्स है ना हमारी सब्जेक्ट, इसके बाद वाली सब्जेक्ट और नींद आने वाली है, केमिस्ट्री, उसमें रटवाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए इनको फोन करे कैसे ठीक है क्या बाहुबली तोड़ो यार। अच्छा सिस्टम है ना। अगर मान लीजिए बैलेंस खत्म हो गया तो हाँ? तो वही वाला तो बिना कुंडी वाला बात है कि नहीं? खत्म हो तो भाई गाना गाते रहो नहीं तो कोई घुस जाएगा। वही सिस्टम चलेगा। वाह बहुत सस्ती कॉल कीजिए वीडियो ऑफ कर क्या? वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ कर दीजिए ऑफ कर दीजिए। कर दो। सर